Hello everyone, let's start paper 2, base level structured question, February-March 2023, variance 22. The duration of this paper is 1 hour 15 minutes. All right, let's start with the question. Let's see what we have in this paper. The Pauling electron negativity values of elements can be used to predict the chemical properties of compounds. All right. Use the information in table 1.1 to answer the following questions. इससे पहले कि हम टेबल 1.1 को डील करें, सबसे पहली चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपके पास पॉलिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज हैं, ये हमने आपको केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में प्रोवाइड की थी और हमने कहा था कि ये वैल्यूज डेटा बुकलेट में नहीं होती। ऑलराइट, लेकिन देखें एग्जामिनर ने यहाँ पर हमें वैल्यूज प्रोवाइड किए हमारे रेफरेंस के लिए। ऑलराइट, पॉलिंग जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, ये ध्यान में रखिएगा। वो हमसे पूछ रहे हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू है, लिथियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज हैं एंड देन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज हैं। And the question of part A1 is define electron negativity. That's what we have done in the class. We have done like the ability of an atom to attract bonded pair of electrons towards itself is called electron negativity. Oxygen and sulfur are in group 16. Explain the difference in the Pauling electron negativity values of oxygen and sulfur. आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 16 का है और उसी के नीचे सल्फर, राइट। और आप ये भी जानते हैं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, राइट। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। आप जानते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज होता है। ऑलराइट, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने के साथ साथ न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन जो है वो वीकर होना शुरू हो जाती है, राइट, लोअर होना शुरू हो जाती है। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास। हमने आपको क्लास में ग्रुप ट्रेंड भी पढ़ाया है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, और पीरियड ट्रेंड भी पढ़ाया है। ऑक्सीजन एंड सल्फर is basically the group trend because both of them are found in group 16 of the periodic table. So now we can write few pointers here. Number one, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑब्वियसली ज्यादा है, सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, और उसकी वजह यह है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज स्मॉलर, ऑक्सीजन हैज smaller atomic size than sulfur. Okay, so oxygen has lower shielding than sulfur. This means oxygen has a stronger nucleus to valence electron attraction than sulfur. Okay. All right. Now the next is lithium hydride is an ionic compound.
draw a dot and cross diagram of lithium hydride, include all electrons. Okay, तो सबसे पहली तो बात ये कि लिथियम आयोडाइड में आपके पास लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो ये हो जाएगा 1s2 and then 2s1. Since lithium is found in group 1 of the periodic table, so it has +1 charge, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2. इसका मतलब लिथियम का जो शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो लिथियम के जो शेल है उसको हम इस तरह से बनाते हैं, एंड ऑब्वियसली इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, जैसे मैंने क्लास में करवाया आपको। ये आपका लिथियम है, यहाँ सिंबल लिखिए। ये हो गया आपका ब्रैकेट, नॉट स्मॉल ब्रैकेट, एक्चुअली स्क्वायर ब्रैकेट, और ये आपका हो जाएगा प्लस चार्ज, राइट? दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, सो इट्स की कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1, बट द पॉइंट इज कि ये जो आपके पास लिथियम हाइड्राइड है, इस लिथियम हाइड्राइड में लिथियम के ऊपर अगर +1 चार्ज है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज होगा, क्योंकि ये हाइड्राइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। हाइड्राइड इज बेसिकली -1 चार्ज, ठीक है जी। और वो -1 चार्ज इसलिए आया है क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इस हाइड्रोजन ने गेन किया है। ओके, दैट इंडिकेट्स कि भाई 1 के बजाय हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2। तो हम एक काम करते हैं, हम हाइड्रोजन का भी एक वैलेंस शेल बनाते हैं, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का अपना होगा जिसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लिथियम से मिला होगा जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ऑब्वियसली इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, -1, और हम यहाँ लिख देंगे हाइड्रोजन। दैट इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। दैट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मेट। उसके बाद है आपके पास सजेस्ट द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ H2S। Oh, H2S, H2S. Now let's do one thing. हम अपनी मर्जी का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। That's what we have done in the class, right? हम अपनी मर्जी का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। H2S क्या है? एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है। अगर आपको लेक्चर याद है तो आपको पता है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा इसके अंदर, क्योंकि हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में इसको लिस्ट किया है, और 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एलिमेंट शेयर टुगेदर का कॉन्सेप्ट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने स्ट्रक्चर ये बनाया। सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, व्हिच इज व्हाई इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेट्स काउंट देम, 1 2 3 4 5 6। ओके, सल्फर के अराउंड टोटल सिंगल बॉन्ड कितने हैं, बल्कि हम यहाँ लिख देते हैं सिंगल बॉन्ड कितने हैं टोटल। सल्फर के अराउंड 2, और सल्फर के अराउंड टोटल लोन पेयर्स कितने हैं आपके पास, 2। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूंगा तो टोटल हो जाएगा 4। वो बात समझाने के लिए 4 लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। क्लास में बताया था कि जो पहली वाली लाइन होती है वो हमेशा s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है, बाकी ये तीनों लाइनें p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। whenever you have sp3 hybridization with 2 single bond and a 2 lone pair, the angle is going to be 104.5 degree, and the geometry is band shape, non-linear shape, और crooked shape structure, और V shape और angular shape structure, right? तो वो हमसे शेप पूछ रहे हैं तो हम बैंड शेप भी लिख सकते हैं, हम नॉन लीनियर शेप भी लिख सकते हैं, हम क्रूकड शेप भी लिख सकते हैं, हम वी शेप भी लिख सकते हैं, या आप नॉन लीनियर शेप भी लिख सकते हैं। नॉन लीनियर भी लिखवाया मैंने आपको, तो आप ये इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट लिख के दे सकते हैं एग्जामिनर को। ओके, बट ये हमने कैसे डिसाइड किया ये आपको बता दिया। नेक्स्ट इज राइट an equation that represents the first ionization energy of hydrogen. हाइड्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ये है 1 मोल ऑफ न्यूट्रल गैसियस हाइड्रोजन एटम। आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके 1 मोल ऑफ गैसियस हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। Now the next part is explain why there is no information given in table 1.1 for the second ionization energy of hydrogen. अरे भाई obvious सी बात है कि hydrogen has only 1 electron, so second ionization energy तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना? इसलिए एग्जामिनर ने यहाँ पर second ionization energy नहीं दी थी, because hydrogen has
only one electron. तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम यही बात यहाँ पर फिर लिख देते हैं, because hydrogen has only one electron. ठीक है, तो जब हाइड्रोजन आयन बन जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा। हाँ, ये भी लिख सकते हैं, ऑल्सो H plus has no electron. सही। गिव द फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S2 प्लस। गाइस, सबसे पहली तो बात ये है कि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, इसका मतलब इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिंस एग्जामिनर ने आपको 2 प्लस का, इसका मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 14। नाउ आई नीड टू कॉन्फ़िगर 14 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो जाएगा 1s2, देन 2s2, देन 2p6, देन 3s2 एंड देन 3p2। और अगर आपको याद हो, मैंने 14 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करवाई है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में, NO एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए भी करवाई है और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी करवाई है। 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एग्जैक्ट यही कॉन्फ़िगरेशन लिख पाई है मैंने। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर एसिडिक गैसेस। ओके, तो पूछना क्या चाह रहे हैं? राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ SO2 विद H2O। दैट्स एन इजी टास्क। अगर हम H2O और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों को रिएक्शन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू पीरियोडिसिटी का लेक्चर, इट विल टर्न टू सल्फ्यूरस एसिड जिसका फॉर्मूला है H2SO3। सिमिलरली राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ SO2 विद NaOH। तो मैंने क्लास में कहा था आपको कि इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ये लिमिटेड अमाउंट है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, और अगर ये एक्सेस अमाउंट है हम आपके पास तो सोडियम सल्फाइड एंड वाटर बनेगा। दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं यहाँ पर। दोनों में से जो भी चाहे लिख दीजिए, करेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पर एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा सोडियम सल्फाइड प्लस वाटर। ठीक है, मैंने सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की इक्वेशन नहीं यूज करी, वो नहीं बनाया इसलिए क्योंकि ये भी एसिडिक होता है। ये भी क्या होता है? एसिडिक होता है। गैसेस भी क्या है? एसिडिक। तो सोल्यूशन रिमेन्स एसिडिक, सोल्यूशन न्यूट्रलाइज तो हुआ ही नहीं, तो आई नीड टू न्यूट्रलाइज द सोल्यूशन, व्हिच इज व्हाई मैंने यहाँ पर सोडियम सल्फाइड बनाया, बिकॉज ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है आपका। ठीक है, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यार, आप लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? लाइम वाटर। लाइम वाटर को हम बबल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अगर आपको याद हो ओ लेवल केमिस्ट्री, और मैंने ए लेवल केमिस्ट्री में भी करवाया आपको, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है, राइट। और ये होता है आपका मिल्की सोल्यूशन जिसको आप प्रेसिपिटेट करते हो। तो अगर भाई मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम लगा दिया तो पूरी इक्वेशन एज इट इज रहेगी, सिर्फ यहाँ पर मैग्नीशियम आ जाएगा कैल्शियम की जगह। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एरो मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस वाटर। Okay, now the next is complete table 1.2 by placing a tick to show which of the compounds have molecules with an overall dipole moment. Okay, dipole moment के लिए जरूरी है कि मैं ज्योमेट्री को भी कंसीडर करूं अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर। अगर आपको याद हो, ज्योमेट्री नीड्स टू बी कंसिडर, और डायपोल मोमेंट के लिए है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट करे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट। जो मैं देख रहा हूं एग्जिस्ट, ठीक है। ओके,
अच्छा देखो, याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री लीनियर होती है और उसने लीनियर ही बना के दी है आपको। तो भाई ऑक्सीजन इस डायरेक्शन में कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और ये ऑक्सीजन भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में पुल करेगा, और ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देंगे। इसका मतलब इस लीनियर ज्योमेट्री में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कभी भी डायपोल एग्जिस्ट या ओवरऑल डायपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तो नहीं कर रहा जनाब। अच्छा, अब सल्फर डाइऑक्साइड मैंने आपको क्लास में पढ़ाया और आपको याद होना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड एग्जामिनर ने लीनियर बनाई है बट उसकी ज्योमेट्री बेंट होती है। अब अगर बैंड शेप ज्योमेट्री होगी तो जाहिर सी बात है बैंड शेप ज्योमेट्री तो इस तरह से बनेगी, और जब बैंड शेप ज्योमेट्री इस तरह से बनेगी तो ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन डायपोल मोमेंट, तो ये डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, और ये दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, सो ये डायपोल एग्जिस्ट करेगा। सही है। CS2 की ज्योमेट्री लीनियर होती है, डायपोल मोमेंट कैंसिल कर देगा, ये डायपोल इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब मसला ये है कि ये डायपोल मोमेंट इस डायपोल मोमेंट को लीनियर ज्योमेट्री होने के बावजूद कैंसिल नहीं कर सकेगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है वो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस से डिफरेंट है। तो इसका मतलब इसमें भी डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। सही है। तो सिर्फ दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। आप बताएंगे यहाँ पर किस SO बॉन्ड हैज different electron negativity than C डबल बॉन्ड S बॉन्ड। ठीक है, इसलिए डायपोल है। ओके। Now the next part is at 150 डिग्री सेल्सियस, यानी मुझे एग्जामिनर ने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, एंड 103 किलोपास्कल मीनिंग एग्जामिनर ने मुझे टेम्परेचर प्रोवाइड किया, राइट। all of the compounds are listed in table 1.2 are gases। ठीक है, ओके। वो कह रहे हैं under these conditions 0.284 gram of one of the compounds occupies a volume of 127 cm cube, यानी मुझे वॉल्यूम भी गिवन है। ठीक है, तो मुझे मास गिवन है, मुझे वॉल्यूम गिवन है, मुझे प्रेशर गिवन है, मुझे टेम्परेचर गिवन है। वो कह रहे हैं यूज दिस इंफॉर्मेशन to calculate the MR of the compound, has identify the compound for those given in table 1.2, show your working, and obviously 3 marks का part है तो we need to show proper working। तो यार प्रॉपर वर्किंग से पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो ये बताते हैं कि भाई हमें सबसे पहले टेम्परेचर दिया हुआ है, तो हम 150 के अंदर 273 ऐड कर देते हैं। तो जब मैं 150 में 273 ऐड करूंगा तो मेरे पास टेम्परेचर कितना आएगा गाइस, तो 273 प्लस 150 इज गोइंग टू बी 423 केल्विन। तो पहले तो मैं कन्वर्जन कर लेता हूँ साफ सुथरी सी। ठीक है, मुझे प्रेशर गिवन है 103 किलो पैस्कल, एंड 1 किलो पैस्कल इज ऑलवेज इक्वल टू 1000 पैस्कल, तो ये हो जाएगा 103,000 पैस्कल। आई थिंक इट मेक्स सेंस टू यू। ठीक है, फिर आपके पास है टेम्परेचर, वॉल्यूम गिवन है मेरे पास 127 सेंटीमीटर क्यूब, और मैंने क्लास में बताया था कि जब आप PV इक्वल्स टू NRT यूज करते हैं इट हैज टू बी इन द मीटर क्यूब, और आप जानते हैं कि मीटर क्यूब के लिए मैंने आपको कन्वर्जन दी थी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज ऑलवेज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कन्वर्जन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 127 टाइम्स 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। अब मैं यहाँ पर PV इक्वल्स टू NRT अप्लाई करता हूँ, PV इक्वल्स टू NRT। जो मोल्स होते हैं वो मास अपॉन MR के इक्वल होते हैं, ये हो जाएगा RT। मुझे MR कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा MRT अपॉन PV। मैं इसमें वैल्यूज प्लग इन कर देता हूँ। मास मुझे गिवन है 0.284 इंटू R की वैल्यू टेबल 1 टेबल में गिवन होगी ऑब्वियसली। टेबल में चलते हैं, टेबल एंड में होगा यकीनन। या R की वैल्यू इज गिवन 8.31। ठीक है जी, इसको लिखते हैं
8.31 टेम्परेचर मेरे पास है 423 केल्विन, प्रेशर मेरे पास है 103,000 किलो पैस्कल और वॉल्यूम मेरे पास है 127 टाइम्स 10 टू द पावर -6। तो मेरे पास यहाँ से एम आर की वैल्यू आ रही है गाइस, मेरे पास वैल्यू आ रही है 76.3। अब 76.3 ये तो एम आर हो गया मेरा। अब इस 76.3 को आप टैली करेंगे इनमें से किसके साथ है, तो वन बाय वन। ये तो मुझे याद है कि कार्बन डाइऑक्साइड हैज अ एम आर ऑफ 44, तो ये तो नहीं हो सकता। सल्फर डाइऑक्साइड 64 होता है, ये भी नहीं हो सकता। CS2 काउंट कर लेते हैं। सल्फर 32 टाइम्स 2 प्लस 12 इज गोइंग टू बी, oops, is going to, hold on, 32 टाइम्स 2 प्लस 12 76 आ रहा है। तो इसका MR 76 आ रहा है और मेरे पास भी 76.3 है, तो इसका मतलब जो कंपाउंड है वो CS2 होगा। That's the end of question number 1. That's a very lengthy question. I hope it makes sense to you. Let's move on to the next question, guys. Oh my goodness, related to group 2, and group 2 is easy. The group 2 element, magnesium to barium, all are silvery white reactive metals. Okay, draw a label diagram to show the bonding and structure of the group 2 metals at room temperature. तो आप जानते हैं कि भाई इस room temperature पे all metals are solid. All metals are solid. All group 2 metals are solid at RTP, ये जहन में रखना, ठीक है, एक्सेप्ट मर्करी बिकॉज वो लिक्विड होता है। अब मुझसे डायग्राम कह रहे हैं, तो डायग्राम तो बेटा बहुत ही सिंपल सी है, आपने वो लेवल केमिस्ट्री में भी पढ़ी है। हम डायग्राम बना देते हैं आपको। हम डायग्राम बनाने के लिए एक इस तरह का बॉक्स बना लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि डायग्राम जरा बेहतर अंदाज से बन जाए, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा आपके पास प्लस, oops, I have to make a small one. हाँ, makes sense, yeah, makes sense, ठीक है। और डायग्राम कोशिश कर रहे हैं हम कि हम आपको इस तरह से बना के दें कि वो मैनेजेबल हो आपके लिए भी और हमारे लिए भी। oops, not in a square, it has to be circle, ठीक है। मैं भी सर्किल को कवर अप करूंगा प्रॉपर। अच्छा जी, ये oops, ये सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज आयन एक साथ कभी भी नहीं लिखे जाते, मतलब आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, बिकॉज पॉजिटिव आपस में रिपल्जन एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। तो ना इलेक्ट्रॉन एक साथ दिखा सकते हैं आप, ना पॉजिटिव चार्ज कैटायंस एक साथ दिखा सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों के दरमियान गैप्स दिए हैं। अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए ताकि अट्रैक्शन हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लेकिन गाइस मुझे यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लिखने चाहिए, इसलिए क्योंकि ये रिपल्जन करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स लिखें और डिफरेंट कलर, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको बात समझ में आए। कोई और इसका पर्पस नहीं है, ठीक है। और वो कह रहे हैं लेबल डायग्राम, तो भाई लेबल करने के लिए ये क्या चीज है आपके पास, ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन, ऑलराइट। और ये क्या है आपके पास, डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और आप जानते हैं कि डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, यानी इन दोनों के दरमियान क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इनके दरमियान क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ओके। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाई मैग्नीशियम हैज अ हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन सोडियम। आप सब जानते हैं कि मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, sodium belongs to group 1, so it has 1 electron in its valence shell, it has 2 electron in its valence shell. Since it has more valence electrons, which is why it has
greater electrical conductivity than sodium. Okay, तो आप यहाँ लिखेंगे this is because magnesium has more valence electron than sodium. Because magnesium belongs to group 2 of periodic table. While sodium belongs to group 1. ओ लेवल केमिस्ट्री में रोमन लेटर्स में लिखते थे, अभी ए लेवल केमिस्ट्री में हमें इंग्लिश न्यूमरल्स के अंदर लिख के देना है ग्रुप नंबर को. राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद कोल्ड वाटर. आपको पता है कि जब भी मैग्नीशियम और कोल्ड वाटर का रिएक्शन होता है, रिएक्शन स्लो होता है और प्रेसिपिटेट्स भी होते हैं, ठीक है, और लेस अमाउंट ऑफ बबल्स ऑफ गैस इज गिवन ऑफ, या बबल्स ऑफ गैस गिवन ऑफ वेरी स्लोली. दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास. तो ये बहुत आसान है. मैग्नीशियम को आप कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवाइए. ओके, स्टेट सिंबल्स नहीं मांग रहे तो हम भी नहीं लिख के दे रहे. ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में एंड हाइड्रोजन गैस में. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज identify a single reagent that can be used to distinguish between separate samples of dilute magnesium nitrate and dilute barium nitrate. Okay. अच्छा देखो, all nitrates are soluble. इसका मतलब ये भी कलरलेस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा होगा. सॉल्यूशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों का मीडियम एक्वस है. अब मुझे एक ऐसा टेस्ट करना है जिससे दोनों डिस्टिंग्विश हो जाएं. तो मैं बेसिकली इसको ट्रीट करवा देता हूँ सोडियम सल्फेट से. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट में और मैग्नीशियम सल्फेट में. इसी तरह से अगर मैं बेरियम नाइट्रेट ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसको ट्रीट करवा दूं सोडियम सल्फेट से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट में और बेरियम सल्फेट में. राइट. सो मुझसे वो कह रहे हैं एक्सप्लेन योर आंसर. अच्छा जी, आप जानते हैं, आपने हमसे पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है ग्रुप 2 सल्फेट्स की. solubility decreases for group 2 sulfates, right, down the group. ये आपने मुझसे पढ़ा है क्लास में. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनसॉल्युबल होगा, इसके आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, और इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉल्युबल होगा, इसका आपको कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा. और तुम इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हो इन दोनों को. राइट. तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सोडियम सल्फेट. आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहे थे सोडियम सल्फेट. एक्सप्लेनेशन क्या होगी, मैग्नीशियम सल्फेट is soluble, giving colorless solution. Okay, and barium sulfate as a white precipitates because it is insoluble. All right, for 2 marks, I think more than enough. Next is
Describe what is observed when strontium iodide reacts with concentrated sulfuric acid. Okay, strontium iodide. Guys, हमने ये रिएक्शन करवाया है आपको, मैंने ये रिएक्शन आपको करवाया है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और आयोडाइड आयंस का। इसमें इनिशियली हाइड्रोजन आयोडाइड के फ्यूम्स बनेंगे, मिस्टी फ्यूम्स, और फिर वो फर्दर रिएक्शन करके आयोडीन में कन्वर्ट होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट इक्वेशन। वैसे तो हमने ये किया हुआ है, लेकिन हम फिर भी करवा देते हैं। स्ट्रोंशियम आयोडाइड है, आप इसको H2SO4 से रिएक्शन करवाएं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रोंशियम सल्फेट में और 2 हाइड्रोजन आयोडाइड में। आपको याद करवा दूं, जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैंने कहा था कि H2SO4 acting sulfuric acid acting as an acid here only in this first reaction, right? अब ये जो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना है, ये फर्दर रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, ये फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करेगा। Concentrated H2SO4 in this reaction is acting as an oxidizing agent. Iodide ions are reducing agent. Iodide ions को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट करेगा आयोडीन में और खुद रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाएगा H2S में एंड वाटर में। The problem is कि मुझे यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो यहाँ मैं 8 लगाऊंगा, यहाँ मैं 4 लगाऊंगा, और क्योंकि यहाँ 8 है, 4 to 8, तो मैं यहाँ 4 लगाऊंगा। Why 4 here? 4 इसलिए क्योंकि यहाँ 4 ऑक्सीजन है और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 लगाना जरूरी है। तो 4 times 2 कितना हो जाएगा 8, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम्स हो गए 10, ठीक है जी। 4 ऑक्सीजन बैलेंस, 1 सल्फर 1 सल्फर, 8 आयोडीन है, 8 आयोडीन है। दैट्स हाउ यू नीड टू, आई मीन यू नीड टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, ओके। इजी है, मुश्किल नहीं है ये। अब ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं वो आपसे, ओके ऑब्जर्वेशन है तो भाई इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यहां से आपको मिलेगा मिस्टी फ्यूम्स, ठीक है। आप जानते हैं कि इसका ब्राउन सोल्यूशन मिलेगा और इसकी रॉटन एग स्मेल होती है, ये आपको देगा यहां से ब्राउन सोल्यूशन और ये आपको देगा रॉटन एग स्मेल। That's what you have done with me in the class. Okay, ये ऑब्जर्वेशन हो गई। इक्वेशंस वैसे उसने मांगी नहीं थी, मैंने लिख के दी आपको। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, एक मिनट होल्ड ऑन अ सेकंड। मैं इन दोनों इक्वेशंस को उठाता हूँ और यहाँ ले जाता हूँ, सही है। I can write my observation. मिस्टी फ्यूम्स लिख सकता हूँ मैं यहाँ, ब्राउन सोल्यूशन में लिख सकता हूँ, ब्राउन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन and rotten egg smell of H2S, rotten egg smell of H2S, ठीक है, right? Now the next is compound X of an anhydrous group 2 bromide. तो ये जो ग्रुप 2 ब्रोमाइड है कंपाउंड X का, ये होगा XBr2। जैसे MgBr2 होता है ऐसी XBr2, राइट। जैसे CBr2 होता है कैल्शियम ब्रोमाइड, ऐसी XBr2। तो मैंने जर्नल टर्मिनोलॉजी ले ली है। It's dissolved in water and then titrated against aqueous silver nitrate. Silver nitrate का फॉर्मूला होता है AgNO3। My goodness, AgNO3. A solution a solution containing 0.250 gram of X, यानी मुझे mass of X given है, requires 33.65 centimeter cube of 0.05 mole per dm silver nitrate. For complete reaction identify X, show your working, 3 marks का part है। So working जरा अच्छे से show कर देते हैं। सबसे पहला काम, I can
find the number of moles of silver nitrate by using these two values. तो मेरा सबसे पहला काम है moles of silver nitrate. ये हो जाएगा 33.65 into 0.0500 divided by 1000. तो यहाँ से मुझे moles of silver nitrate मिल जाएंगे. So ये है 33.65 into 0.0500 divided by 1000. So it's going to be 1.6825 into 10 to the power minus 3 moles. अच्छा, इससे पहले हम आगे जाएं, हम एक चीज और बता देते हैं. ये जो आपके पास XBr2 है, इसको अगर आप सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास XNO3 फॉर्म होगा और यहां से 2 AgBr बन जाएगा, राइट? अब आप नोट करें, यहाँ पर 1 मोल है और यहाँ पर 2 मोल है आपके पास, राइट? सही है भाई, यहाँ पर 1 मोल है और यहाँ पर कितने मोल है? 2. सो हम यहाँ पर मोलर रेशियो लगा लेते हैं. सिल्वर नाइट्रेट में और ओके, अगर यहाँ पर 2 मोल हैं गाइस, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 आएगा. इसका मतलब ये 2 मोल है और ये 1 मोल है. तो मैं यहाँ सिल्वर नाइट्रेट और XBr2 के दरमियान मोलर रेशियो देख रहा हूँ 2:1 का. अगर मैंने अभी 1.6825 टाइम्स 10 to the power minus 3 मोल्स लिए हैं, तो जाहिर सी बात है मोल्स ऑफ XBr2 कितने हो जाएंगे? टाइम्स 2 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 गाइस, डिवाइड बाय 2 होगा तो ये हो जाएगा 8.4125 into 10 to the power minus 4 moles. ओके, मुझे मोल्स पता है, मुझे मास पता है, मैं MR कैलकुलेट कर सकता हूँ. मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? MR ऑफ XBr2 और मैं मास को डिवाइड कर दूंगा मोल से. पॉइंट को मैं 0.5 डिवाइडेड बाय आंसर इज गोइंग टू बी 297.176, राइट? मुझे बेसिकली XBr2 मालूम है. XBr2 इक्वल्स टू MR. मसला ये है कि X का MR निकालना है मुझे, सॉरी AR ऑफ X निकालना है मुझे, प्लस ब्रोमीन का मास होता है 79.9 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू MR. मैंने कितना निकाला? 297.176. इसको करो, ये कितना आ जाएगा? 79.9 टाइम्स 2 इज गोइंग टू बी 159.8. ये हो जाएगा बेटा मेरे पास AR ऑफ X प्लस 159.8 equals to 297.176. So यहाँ से AR of X कितना आ जाएगा मेरे पास? 297.176 minus 159.8. 297.176 minus answer is going to be 137.376. तो मैं इसको राउंड 137, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख सकता हूँ 137.4. ये X है आपके पास और वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई X. आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहे थे. ये तो AR हो गया, तो आइडेंटिफाई क्या होगा? 137. चलते हैं ग्रुप 2. ग्रुप 2 का एक एलिमेंट है जिसका AR 137 है, तो चलते हैं पीरियोडिक टेबल ग्रुप 2 पे 137 चेक करते हैं. 137 पॉइंट दिस इज बेसिकली बेरियम. तो ये बेरियम को रिप्रेजेंट कर रहा है. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. ओके,
So this is basically barium. All right. Okay, that's the end of second question, I believe. Now move on to the next question related to organic. Alkene undergoes an addition reaction with a 1:1 mixture of carbon monoxide and hydrogen to form aldehydes. By the way, this reaction is not given in the syllabus. Still, examiner is asking about this reaction, meaning you have to be careful while solving this question. Okay, बहुत careful रहने की ज़रूरत है because it's not the part of the course. Shows the reaction of propene with 1:1 mixture of carbon monoxide and hydrogen. ये आपका प्रोपीन है, कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके एल्डिहाइड बना रहा है, और ये भी दो एल्डिहाइड बना रहे हैं, एंड बोथ दीज एल्डिहाइड्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. कैसे पता चला मुझे? फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, इसके कितने कार्बन एटम हो गए? 4. हाइड्रोजन काउंट करो, 3 2 6 6 2 8 8 and 1 9. तो C4H9 O is basically the formula. यहाँ पर भी सेम है, C4H9O. इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पोजिशनल आइसोमर्स हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज की हुई है हमने. अगर आप नोट करें, बोथ ऑफ देम आर पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, राइट. अच्छा, एक और बात, हम जब स्केलेटल फॉर्मूला लिखते हैं, आपको याद है, हम कभी भी कार्बन हाइड्रोजन को नहीं लिखते. तो इसका मतलब एग्जामिनर ने अगर ये लिख के दिया है तो उसने सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है. इनफैक्ट मैं इस एल्डिहाइड को इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ स्केलेटल फॉर्म में, 1 2 3, ये हो जाएगा. और इसको भी तो हम इस तरह से लिख सकते हैं गाइस, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं. सही है? ऑलराइट, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है. डिफाइन एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन आपने बेसिकली पढ़े हैं A1 केमिस्ट्री में भी, O लेवल केमिस्ट्री में भी. तो इसकी डेफिनेशन तो बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए. एडिशन इज बेसिकली जब वो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर लें तो उसको एडिशन रिएक्शन कहा जाता है. When two reagents, reagents का मतलब होता है reactants. When two reactants बल्कि 2 reactants भी नहीं, यहाँ तो 3 है ना, तो 2 or more than 2 reagents कह रहे. Oops, hold on a second. When 2 or more than 2, when 2 or more than 2 reactants react together to give only one or more than one product. भाई इस केस में 2 मिल रही है मुझे, ठीक है. इसकी आंसर प्रॉपर देंगे हम. एल्डिहाइड A and B आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. मैंने पहले ही कहा था आपको कि ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं. पोजिशनल आइसोमर्स आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. ऑलराइट, स्टेट द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शोन बाय A and B. तो हम लिखेंगे पोजिशनल आइसोमरिज्म, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है. मैंने कहा है आपको पोजिशनल आइसोमेरिज्म. ओके, नेम A. 4 कार्बन एटम का एल्डिहाइड क्या होता है? 1 2 3 4, 4 कार्बन का एल्डिहाइड इज ब्यूटेनॉल. ठीक है, हमने ये भी क्लास में इंफॉर्मेशन दी हुई है, शेयर की हुई है कि ब्यूटेनॉल होता है आपके पास. ठीक है. पार्ट 4, the complete reaction of propene with 1:1 mixture of carbon monoxide and hydrogen produces A and B only. Okay. वो कह रहे हैं जब ये रिएक्शन कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये दोनों बन रहे हैं 1:1 के रेशियो से.
ये कह रहे हैं वो, ठीक है। चले बात मान ली कि भाई 1:1 के रेशियो से रिएक्ट हो रहे हैं, सही है। अब इशू ये है कि वो कह रहे हैं द प्रोडक्ट मिक्सचर कंटेन 96% ए एंड 4% बी। ओके, दैट मींस मुझे एग्जामिनर ने ये कैटेगोरिकली कह दिया कि भाई ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है, सही है। यानी मुझसे एग्जामिनर ये कह रहे हैं कि अगर ये 1 मोल है, नोट कीजिएगा, एग्जामिनर ये कह रहे हैं कि अगर ये 1 मोल है तो ये 0.96% होगा और ये 0.4% होगा, सही है। यानी ये 0.4 मोल है और ये 0.96 मोल है। इसका मतलब ये मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट। ओके, आगे चलते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ ए प्रोड्यूस्ड इफ दिस रिएक्शन व्हेन 5 times 10 to the power 3 kilogram of propene is used. तो मुझे मास ऑफ प्रोटीन गिवन है और मुझसे कह रहे हैं कि इस ए का मास कैलकुलेट करो, यानी इस ब्यूटेनॉल का मास कैलकुलेट करो कि कितना है इस रिएक्शन में। काइंड ऑफ स्लाइड ऑफ 1 मार्क का पार्ट है। ओह माय गुडनेस, फॉर 1 मार्क का पार्ट वी नीड टू डू सम स्टेप्स। तो मार्क्स तो कम है स्टेप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनी हाउ चलो करते हैं। मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ, मैं यहाँ से मोल्स ऑफ प्रोटीन कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि मुझे मास गिवन है तो मैं उसकी मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा। ये हो जाएगा 5.00 इंटू 10⁻³ अच्छा, ये किलोग्राम में है और मुझे आंसर भी किलोग्राम में ही चाहिए, तो मैं इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली शॉर्टकट ले रहा हूँ, यानी मैं इसको किलोग्राम में ही यूज कर रहा हूँ। तो प्रोटीन का AR होता है 42, मैं इसको 42 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मोल्स आ रहे हैं। मोल्स आ जाएंगे 119 पॉइंट आई थिंक 84 5.20 basically 047। ओके, ये मोल्स ऑफ प्रोटीन हो गए। अब जाहिर सी बात है, ये जो आपके पास ए है ये 96% था, राइट। तो मैं जो मोल्स निकाले मैंने, मैं इसका 96% निकाल लेता हूँ। 96% ऑफ 119.047 कितना होगा? ये हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 119.047, तो ये आपके पास आ जाएगा 114.2857 मोल्स, ठीक है। ओके, 96%, ठीक है। ये मोल्स आ गए आपके पास इन 96%। आप जानते हैं कि प्रोटीन में और ए में 1:1 का रेशियो है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो अगर आपने 114.285457 मोल्स निकाले हैं तो मोल्स ऑफ ए बी यही होंगे। मोल्स ऑफ ए बी सेम हो जाएंगे 114.2857 मोल्स, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ए तुम्हारे पास क्या था, ब्यूटेनॉल, और ब्यूटेनॉल का एमआर यहां से निकालोगे तुम CH3 CH2 CH2 CHO, तो ये हो जाएगा 29, ये भी हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 14। तो 29 एंड 14 इज गोइंग टू बी 72। ओके, तो यहाँ से मैं एमआर निकाल लेता हूँ ब्यूटेनॉल का, हाँ 72। ओके, सो मैं अगर मास कैलकुलेट करना चाहता हूँ ब्यूटेनॉल का, विच इज योर ए एक्चुअली, तो ये हो जाएगा आपके पास 72 इंटू 114.2857। ये मेरे पास बेटा आंसर आ रहा है 8228.52 किलोग्राम।
मसला ये है कि मुझे ये वैल्यू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दी है, तो इसका मतलब मुझे इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। तो अगर मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 8230 किलोग्राम। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, आपको बात समझ में आई हो। नेक्स्ट इज बेसिकली पार्ट बी। पार्ट बी में वो कह रहे हैं आपसे है कि जनाब ए एंड बी show reactions typical of aliphatic aldehydes. A undergoes a nucleophilic addition reaction. मैंने आपको सिखाया है nucleophilic addition reaction aldehyde ketones में होते हैं when a mixture of HCN and KCN forming compound C. और ये जो C है, अगर आप इसको नोट करें थोड़ा सा, इसमें एक ही कार्बन के साथ OH और CN अटैच है, तो जब एक ही कार्बन के साथ OH और CN अटैच होता है तो उसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अगर वो HCN और KCN की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जनाब वो बेसिकली साइनोहाइड्रिन फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज कंप्लीट द डायग्राम, आई मीन कंप्लीट द मैकेनिज्म for this reaction, include charges, dipoles, lone pairs of electrons and curly arrows as appropriate. Draw the structure of the organic intermediate. Okay, भाई ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो ये क्या होगा? ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। सो मुझे साइनाइड से रिएक्शन करवाना है, ये साइनाइड का नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर आ गया। अच्छा, लोन पेयर मैंने क्लास में बताया था कि ये साइनाइड है और लोन पेयर ये, तो आप क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, एट द सेम टाइम ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि ऑक्सीजन स्लाइड नेगेटिव होता है और कार्बन स्लाइड पॉजिटिव होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इस तरह से रिएक्शन कर रहा होता है। तो आपके पास बनेगा C3H7 देन CH, इस CH के साथ O माइनस और यकीनन इस पे लोन पेयर, और यहाँ पर एक साइनाइड अटैच हो गया। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं कि H+ आयंस भी होंगे। ठीक है, ये तो पता है ना कि HCN जो है वो आयनाइज होता है CN- में और H+ में। तो CN- मैंने यूज कर लिया, ना आई एम यूजिंग H+। तो आप जानते हैं कि ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी। तो ये आपका ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट हो गया। सही है। Now the next is table 3.1 shows information about 3 experiment involving B. Okay, complete table 3.1. Solution turns from orange to green, यानी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो I need ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भाई कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे आप? देखो ये आपका एल्डिहाइड है। उप्स, ये क्या है आपका एल्डिहाइड, ये भी क्या है आपके पास एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे बिकॉज इट इज अ वन स्टेप ऑक्सीडेशन। तो मैं यहाँ लिखूंगा पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 इन एसिडिक मीडियम, A2Cr2O7 in the presence of acidic medium. उसके बाद वो कह रहे हैं सिल्वर मिरर फॉर्म्स ऑन द साइड्स ऑफ द रिएक्शन वेसल। तो सिल्वर मिरर का टेस्ट हो रहा है, तो आपको क्या चाहिए? टॉलरेंस रिएजेंट चाहिए। और टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आप यहाँ पर टॉलरेंस रिएजेंट लिखें, ज्यादा बेहतर है। और क्योंकि आपको मार्किंग स्कीम का नहीं पता होगा, जैसे मुझे नहीं पता, इसलिए जो क्लास में मैंने करवाया है मिक्सचर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो भी लिख के दे दीजिए ताकि आंसर सिक्योर हो जाए आपका। नाउ द नेक्स्ट इज एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक्वस ब्रोमीन के साथ तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, राइट? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन एक्वस ब्रोमीन के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करते, हमने कोई ऐसा रिएक्शन क्लास में नहीं करवाया आपको। नेक्स्ट इज बी, यानी ये भी एल्डिहाइड है जिसका फॉर्मूला है C4H8O is oxidized by acidified potassium manganate 7. Complete the equation for this reaction. Use O to represent one atom of oxygen from the oxidizing agent. Okay. कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अच्छा, मैं पहले इसकी इक्वेशन लिख लेता हूँ। ये बी है आपके पास, जैसे एग्जामिनर ने दिया वही। और अगर मैं इसको KMnO4 से रिएक्शन कराऊंगा तो ऑब्वियसली ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडाइज होकर। ठीक है, how many carbon atoms here now? 1 2 3 and this one is 4.
कार्बन में तो कोई चेंजेस नहीं है। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 3 + 3 6, 6 1 7 and 1 8। हाइड्रोजन में भी कोई चेंज नहीं है सरप्राइजिंगली। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो ऑक्सीजन लिख दो 2। ये आपकी इक्वेशन हो गई, सही है। इसके अलावा कोई चेंजेस हो ही नहीं रही, ये बन रही है आपकी इक्वेशन, ठीक है। दैट्स वेरी सरप्राइजिंग, for me it is very very surprising. Okay, 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 got your point. Addition of oxygen हो रहा है basically, ठीक है। C is a chiral molecule। भाई chiral किसे कहते हैं, क्लास में पढ़ा है हमने। chiral किसे कहते हैं, chiral कहते हैं when 4 different groups are attached to a single carbon, when 4 different groups are attached to the single carbon। और कह रहे हैं सर्किल एनी chiral center in the structure of C। भाई ये chiral नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये होगा, तो इसी को सर्किल कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हुए हैं। वो कह रहे हैं आपसे इन द नेक्स्ट पार्ट, व्हेन प्रोपीन रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। ये जो स्टेटमेंट है ना, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट होगा ऑब्वियसली। एन एल्केन, ओके, and a mixture of alcohols are formed instead। Okay, 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 the alcohols are isomers of each other। Alcohols are isomers of each other। Kind of a tricky part। Suggests the molecular formula of alkane and alcohol that are formed under these conditions। Okay, ओके, ये प्रोटीन है, इन दोनों से रिएक्शन कर रहा है, अल्कोहल बना रहा है और एल्केन बना रहा है। ओ ओ ओ ओ ओ, देखो, जब ये प्रोटीन इस कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो 1:1 के रेशियो में ये दो एल्डिहाइड्स बन रहे थे, राइट। नाउ एग्जामिनर इज सेइंग कि जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस हाइड्रोजन, तो एक अल्कोहल बनेगा और एक एल्केन बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर ये प्रोटीन है और आपके पास एक्सेस हाइड्रोजन है, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके प्रोपेन बना लेंगे, है ना, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में, राइट। सो मैं यहाँ लिखता हूँ, किधर गया क्वेश्चन, ओके। तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि भाई ये आपका प्रोटीन है, और अगर मैं इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो ऑब्वियसली आपके प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज लाइक दिस। इसमें कितने कार्बन एटम हो गए, 1 2 3। तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 कार्बन एटम। हाइड्रोजन टोटल कितने हो जाएंगे, 3 + 3 6 + 2 8। C3H8 is going to be the formula of an alkane। That's very very tricky। इतना आसान नहीं होगा ये एग्जामिनेशन हॉल में, ये हो जाएगा एक्सेस हाइड्रोजन। ये मेरी पहली ऑब्जर्वेशन है इस C से रिलेटेड, ठीक है। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ये आपके पास प्रोटीन है, इस प्रोटीन को आप रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो ये अल्कोहल बनाएगा। तो अल्कोहल 4 कार्बन एटम का बनेगा, तो 4 कार्बन एटम का अल्कोहल ब्यूटेनॉल हो जाएगा। कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3। उप्स, ये तो 3 बनाए मैंने, माय बैड। 1 2 3 4 ये बनेगा, सही है। यानी यहाँ पर एक कार्बन ऐड हो जाएगा और एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स पे ऐड होंगे, ठीक है। कुछ इस तरह की सिनेरियो होगा कि एक कार्बन एटम जो है वो आपके पास ऐड हो रहा होगा, एक कार्बन एटम ऐड हो रहा होगा, एक हाइड्रोजन एटम ऐड हो रहा होगा, हो रहा होगा, हो रहा होगा।
नहीं 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 Oh, I got it. 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 होगा क्या कि जब ये प्रोपीन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो आपके पास बनेगा प्रोपेनॉल। ये बना, सही है। अब जब ये प्रोपेनॉल बन गया आपके पास, तो इस प्रोपेनॉल में हाइड्रोजन, क्योंकि एक्सेस अमाउंट के अंदर है, वो ऐड होगा। तो एक हाइड्रोजन इस यहाँ ऐड होगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड होगा। सही है, याद रखिएगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो रहा है। सही है। और जब एडिशन होगी तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 CH2 CH2 C, ये OH हो गया। वेट, होल्ड ऑन अ सेकेंड, कलर यूज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। माय गुडनेस, CH3 CH2 CH2, इसके बाद ये एक ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ आया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आया है, उसको मैंने मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो CH3 CH2 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 OH। ओके, ये कुछ इस तरह से बना है। तो ये बनेगा आपके पास 1 2 3 4, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9 and 1, C4H9OH। ठीक है, that's a tricky part, not an easy part actually. From my perspective, it is going to be very very tough in the examination hall because काफी technical part था ये। इतना technical part I was not expecting कि examiner question करेंगे आपसे। The next is the reaction of ethene with 1:1 mixture of carbon monoxide and hydrogen is shown in equation 1. Okay, ये भी gaseous state, ये भी gaseous, ये भी gaseous, ये भी gaseous. At atmospheric pressure of a cobalt-based catalyst is used in this reaction. State and explain the effect of using a catalyst on this reaction. अच्छा, effect of catalyst on the reaction is basically आपने उसको बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के थ्रू एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स का पार्ट है। तो सबसे पहला काम तो कैटलिस्ट का क्या होता है भाई? टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लिखेंगे कैटलिस्ट increases the rate of reaction। अच्छा जी, रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि एक ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड करता है, टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव रूट, और इस ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करने की वजह से क्या होता है? रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, जस्ट टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, जस्ट टू लोअर the activation energy। सही है। In the next part, explain why yield of propanol increases when overall pressure of the reaction mixture is increased। Okay, तो भाई यहाँ पर टोटल मोल्स कितने हैं? 1 2 3, यहाँ टोटल मोल्स 3 हैं और यहाँ पर टोटल मोल्स 1 है। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, जिसके नतीजे में प्रोपेनॉल की जो क्वांटिटी है, यील्ड है, वो इंक्रीज हो जाएगी। सो रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड पे कम मोल्स हैं। अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम फेवर करेगा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे रिएक्टेंट्स have more moles, more number of moles,
product has fewer moles, increasing pressure, favors equilibrium, towards right hand side, thus yield of CH3, CH2, CHO increases. ठीक है? Okay. Guys, just give me a second. I need to plug in my battery. It's running out of battery actually. So I need to plug in my charger. Just spare a few seconds. Okay. I think I can teach you now without any issue. The information in table 3.2 to calculate the enthalpy change delta HR for the reaction in equation 1. Okay, और हमें enthalpy change of formation की values given है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को हम दोबारा से लिखेंगे, एरो की डायरेक्शन अपवर्ड इस तरह से रखेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. उप्स, क्या कह रहे हैं? ओह, थैंक गॉड. ओके, तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को, माय गुडनेस, आई कैन नॉट टेक दिस इक्वेशन, टेक द स्क्रीनशॉट देन. टाइम सेव करने की वजह से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इक्वेशन, ये आ गई इक्वेशन. ठीक है, मुझे कह रहे हैं कि आप ये डेल्टा एच आर की वैल्यू कैलकुलेट करें. फॉर्मेशन का डेटा गिवन है, तो हैसेस ऑफ साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. इक्वेशन को देख के पता चल रहा है कि आई नीड दीज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. जाहिर सी बात है, एरो की डायरेक्शन अपवर्ड होनी चाहिए. ये एरो की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई, जो कि हमने क्लास में करवाया आपको. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एरो ले लीजिए. ऑब्वियसली ये एरो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसकी वैल्यू को भी प्लस लूंगा. ये एरो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है, राइट, तो इसको भी मैं वैल्यू को प्लस लूंगा. ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए इसको हम माइनस में लेंगे. लेकिन पहले वैल्यूज को प्लग इन कर देते हैं. इथीन की वैल्यू गिवन है हमें +52, कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू गिवन है हमें -111. हाइड्रोजन की वैल्यू आपने नोट किया यहाँ पर नहीं है, इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और तमाम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू हमेशा 0 होती है, इसलिए एग्जामिनर ने नहीं ली. एल्डिहाइड की वैल्यू दी हुई है -187. मैंने ये कहा था कि ये वैल्यू और ये वैल्यूज, यानी दिस वन एंड दिस वन, ये प्लस होंगी क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एरो से मैच कर रहे हैं. ये वैल्यू माइनस होगी, इक्वल्स टू 0 करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा. तो ये हो जाएगा डेल्टा एच आर, ये वैल्यू मैंने प्लस में ले ली, +52 प्लस -111 -187 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से डेल्टा एच आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? मेरे पास आ रही है जनाब -128 किलो जूल्स पर मोल. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा -128 किलो जूल्स पर मोल. ठीक है. Now the next is reaction mixture is cooled to collect propanol as a liquid. Identify all types of van der Waals forces that are present between molecules of this. अच्छा जनाब, मैं आपको समझा देता हूँ. ये मैंने करवाया आपको क्लास में, अगर आपको याद नहीं है तो आप रिवीजन कर सकते हैं. पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में, वहां मैंने आपको ब्यूटेनॉल की एग्जांपल दी है, और मैंने वहां बताया है कि ब्यूटेनॉल में कितने टाइप्स की वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं या इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं. तो जो ब्यूटेनॉल के अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं, एग्जैक्टली वही प्रोपेनॉल में भी होगी. ठीक है, तो वहां से इसने इसको लिंक किया है. मैं सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ओपन कर लेता हूँ. ये है हमारे पास CH3,
CH2COH। तो पहली तो बात ये कि आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन है, तो अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन है तो आपके पास इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस होंगी, और इनको आप और क्या कहते हो, लंदन फोर्सेस। बताया था ना क्लास में, लंदन फोर्सेस को और पर क्या कहते हो, डिस्पर्जन फोर्सेस। याद आया? ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि ये स्लाइड नेगेटिव है और ये स्लाइड पॉजिटिव है, इसका मतलब मॉलिक्यूल का ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली पोलर है, और बिकॉज ऑफ दैट दिस वन हैज परमानेंट डायपोल फोर्सेस। ओके, सो दो फोर्सेस हैं, पहली है परमानेंट डायपोल फोर्सेस, और दूसरी है टेम्परेरी इंस्टेंटेनियस induced instantaneous dipole, temporary instantaneous dipole, induced dipole forces. सही है? And the exact thing we have done in chemical bonding. That's the end of this question. Let's move on to the question number 4. That's a crazy organic chemistry का question. But I believe कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। हम इसको ना स्टेप टू स्टेप, हम ये नहीं देख रहे कि ये क्या लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन के लिहाज से चलते हैं सो दैट हमारे लिए एक्सप्लेनेशन आसान हो। State the reagents and conditions used to form E in reaction 1. E in reaction 1। तो यार आप सब जानते हो कि एक हैलोजिनो एल्केन है आपके पास, यानी एक अल्काइल हैलाइड है आपके पास, और आपने उस अल्काइल हैलाइड से एक एल्कीन बनाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है ये, और एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हम हमेशा इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे NaOH इन इथेनॉल, ठीक है, ऑलराइट। और साथ में हम और क्या लिख करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है जनाब। तो ये आपका फर्स्ट रिएक्शन हो गया जिसको हमने एक्सप्लेन कर दिया, और ये पता चल गया कि जनाब ये डबल बॉन्ड यानी एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। आगे चलते हैं। Next is draw the structure of one repeating unit of the addition polymer that forms from E. Okay, ये आपका E है, और इस E को कहते हैं ब्यूट टू इन। और मैंने क्लास में आपको ये भी करवाया था कि ब्यूट टू इन है तो कैसे काम करोगे। तो भाई स्ट्रक्चर कह रहे हैं, रिपीटिंग यूनिट कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास CH3H, ये है CH3H, और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं CH3CH। वन रिपीटिंग यूनिट कह रहा है तो इसका मतलब इसको एक ही मरतबा लिखना है, सही है, ऑलराइट। तो ये इससे बनेगा, मैंने आपसे कहा था ना कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जो भी कुछ लगा हुआ है उसको वर्टिकली अरेंज करो इस तरह से, और उसका जो बॉन्ड है उसको शिफ्ट कर दो यहाँ। तो मैंने यही किया एक्जैक्टली, और जो दूसरा वाला मोनोमर होगा उसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा होगा। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको इक्वेशन में लिखें, आप इसको हटा दीजिए, सिर्फ ये लिख के दे दीजिए, मैंने तो बात समझाने के लिए पूरा लिखा है। उसके बाद वो कह रहे हैं E also forms when F is heated strongly in the presence of aluminum oxide catalyst। aluminum oxide अगर आपको याद हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ड्राइंग एजेंट होता है, कैटलिस्ट होता है, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है और एज ए कैटलिस्ट भी होता है यूज। तो राइट एन इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन।
when F is E also forms when F is heated strongly. F किधर है? F ये रहा, and this is your alcohol, है ना? तो अगर मैं अल्कोहल से एल्कीन बना रहा हूं तो फिर तो डिहाइड्रेशन होगी, सही है? तो 4 कार्बन एटम का अल्कोहल ये है, 1 2 3 4 कार्बन एटम का अल्कोहल इज ब्यूटेनॉल, ये है ब्यूटेन 2 शूट। तो हम इसको इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा CH3 CHOH CH2 CH3। अगर हम इसको हीट कर रहे हैं स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो ये कन्वर्ट होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3 में प्लस H2O में। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, इसको मैंने उठाया, इस तरह से लिखा। ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, इसको उठाया मैंने, इस तरह से लिखा। वाटर एलिमिनेट होगा क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही है, ठीक है। और ये हीटिंग उन्होंने लिखा हुआ था, मैंने मेंशन किया, ये उन्होंने दिया हुआ था, इसको भी मेंशन किया। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि किस तरह से ये काम हुआ है। ओके ओके, आगे चलते हैं। प्रिडिक्ट व्हाट इज ऑब्जर्व इन रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम? भाई रिएक्शन 2 में क्या ऑब्जर्व करेंगे? सिल्वर नाइट्रेट है इन इथेनॉल, तो इसका मतलब ये सिल्वर नाइट्रेट इस ब्रोमाइड आयन से रिएक्शन करेगा, सिल्वर ब्रोमाइड बनाएगा, और सिल्वर ब्रोमाइड के होते हैं क्रीमी प्रेसिपिटेट्स, ठीक है ना? तो आप लिखेंगे क्रीमी प्रेसिपिटेट्स। ओके, मैं यहां लिख देता हूं कि AgNO3 is reacting with bromide ions converting into AgBr, ये हो रहा है रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। Identify the yellow precipitates in the organic ion form in reaction 3. Remember, he's asking for organic ion. Yellow precipitates आप जानते हैं, ओके ओके, आप नोट करें, ये है एल्कलाइन एक्वासाइडीन और आपको मिल रहे हैं येलो प्रेसिपिटेट्स, तो इसका मतलब ये होगा CHI3 के येलो प्रेसिपिटेट्स, राइट? और अगर आपको याद हो, मैंने कहा था आपको, मैं इसी स्ट्रक्चर को दोबारा से लिख रहा हूं आपकी आसानी के लिए, आप देखिएगा जरा। CH3 CHOH CH2 CH3, ये लिखा हुआ है ब्यूटेन 2-ol, ये मैंने क्लास में भी करवाया आपको, मेरे रजिस्टर में होगा, ठीक है। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर मैं इस कंपाउंड को आयोडोफॉर्म से रिएक्शन करवाऊंगा तो ये जो CH3 है ये कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, जिसके हमें येलो प्रेसिपिटेट मिल गया, और ये है CH3 CH2, ये एज इट इज रहेगा। कन्वर्जन फैक्टर सिखाया था मैंने क्लास में, और मैंने कहा था कि ये जो CHOH है ये ऑक्सीडाइज होकर COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास मीडियम एल्कलाइन है NaOH, इसलिए ये सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। और मैंने कहा था फाइनल प्रोडक्ट हमेशा सॉल्ट होती है, और एग्जामिनर को सॉल्ट लिख के दीजिएगा, तो मैं ये लिख के दूंगा एग्जामिनर को। तो जो ऑर्गेनिक आयन पूछ रहा है ना, वो ये है आपका, ये लिख के दूंगा मैं, ठीक है। CH3 CH2 COO नेगेटिव। तो येलो प्रेसिपिटेट्स किस चीज के हैं? CHI3 के, दैट इज आयोडोफॉर्म के, दैट इज ट्राई आयोडोमीथेन के, और जो ऑर्गेनिक आयन है वो आपके पास CH3 CH2 COO नेगेटिव होगा, ऑलराइट। फिर वो आपसे पूछ रहे हैं स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन रिएक्शन 4। लेट्स टॉक अबाउट रिएक्शन 4। आप नोट करो, Br की जगह CN आया, इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, बिकॉज अल्काइल हैलाइड्स अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम यहाँ लिख देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके।
हम लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction. Next is reaction 5 is similar to the reaction of lithium aluminum hydride with carboxylic acid to form alcohol. That indicates reduction क्योंकि ये reducing agent है. My goodness, this is reducing agent. ठीक है. Suggest the role of lithium hydride. Oh my goodness, reducing agent भाई. ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर अल्कोहल में कन्वर्जन कर रहे हैं तो रिडक्शन हो रही है, इसका मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, फिर भी चेक कर लेते हैं रिएक्शन 5 में हो क्या रहा है. ओके, ये CN कन्वर्ट हो रहा है CH2NH2 में, राइट. तो इज बेसिकली रिडक्शन. ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा यहाँ पर? रिडक्शन. ऑलमोस्ट. अच्छा, ये टाइप ऑफ रिएक्शन उसने पूछा नहीं है आइडोफॉर्म के लिए, बट मैंने क्लास में बताया कि इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं. ठीक है. Oh my goodness. और एल्कीन से एडिशन पॉलीमर बन रहा है तो इसका मतलब ये पॉलीमराइजेशन होगा आपका. तो फाइनली पूरा मैप सॉल्व हो गया, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. आगे चलते हैं, वो क्या कह रहे हैं हमसे. फिगर 4.2 shows the infrared spectrum of one of the compounds D, E, F, G और H. ओके भैया, अब D में क्या चीज है? Where is D? Where is D? Where is D? D कहाँ है? A, ये रहा D. दिस इज D. ये आपका अल्काइल हैलाइड है, इसमें CBr बॉन्ड है. ठीक है, तो D में CBr बॉन्ड है. पहले तो लिख लेते हैं तमीज के साथ कि D में क्या है भाई? CBr बॉन्ड. E में क्या है? एल्कीन है. E में डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C. F में क्या है? F में अल्कोहल है, OH का बॉन्ड है. सही है. G में क्या है? G में चेक करते हैं. G आपका नाइट्राइल है, CN है. चलें जी, CN कर देते हैं. H क्या है आपका? H क्या है आपका? Where is H? H है आपका एमाइन. एमाइन है आपका. ठीक है, NH2 है आपका. चलें, अब हम देखते हैं कि भाई ये फंक्शन ग्रुप्स हमें गिवन थे DEFGH में, और अब देखते हैं कि ये स्पेक्ट्रम क्या है. ठीक है, वो कह रहे हैं यूज information from table 4.1 on the page, next page, to identify which of the compound D, E, F, G or H produces the infrared spectrum in this. Explain your answer. भैया, पहली तो बात ये कि हमारे पास यहाँ पर NH2 नहीं है. उसकी वजह यह है कि NH2 की जो पीक है, अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर, वो 3400 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर अपीयर होती है, एंड इट इज नॉट गिवन इन द स्पेक्ट्रम. ओके, OH भी नहीं होगा क्योंकि इसकी जो पीक होती है वो 3350 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर अपीयर होती है. इट इज आल्सो नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. ऑलराइट. CBr अल्काइल हैलाइड. CBr है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ है ही नहीं फंक्शन ग्रुप में CBr, तो इसका मतलब CBr भी नहीं होगा. तो ये भी गया, नॉट प्रेजेंट इन द स्पेक्ट्रम सीरीज, राइट. अच्छा, C डबल बॉन्ड C एल्कीन. एल्कीन की जो पीक होती है वो 1650 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर होती है, और 1650 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर कोई भी पीक गिवन नहीं है. इनफैक्ट ये पूरे रीजन में कोई भी पीक नहीं है. तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, एल्कीन भी नहीं होगा. तो फिर बचा क्या आपके पास? नाइट्राइल बचा. तो इसका मतलब नाइट्राइल इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. और आप नोट करें ये वाली पीक, ये पीक कहां पर अवेलेबल है? 2100, 2200 और ये 2250. तो हमने क्लास में ये कहा था कि 2250 की अगर रेंज है तो वो नाइट्राइल की है. लेट्स टॉक अबाउट नाइट्राइल. ये लिखा हुआ 22 से 2250, एग्जैक्ट यही रेंज आ रही है. तो हम लिख देते हैं इसको उठाकर. हम लिखते हैं यहाँ पर कि भाई हमारे पास 2 मार्क्स का पार्ट है, तो हम इस तरह से लिखेंगे, नो OH पीक
at 3350 centimeter inverse. No alkene at 1650 centimeter inverse. No amine at 3400 centimeter inverse. और कौन सा है amine? OH CBr. No CBr. Absorption peak. ठीक है. Only nitrile peak appear at 2200 centimeter inverse to 2250 centimeter inverse, right? Oh my goodness. Okay. So that this must be this spectrum. This spectrum belongs to G, क्योंकि G के अंदर जो है वो नाइट्राइल. सही है. Okay. Next part. In the mass spectrum of D, the relative abundance of the molecular ion peak is 3.4. Predict the relative abundance of the M+2 peak for D. Explain your answer. D. वापस चलते हैं D पे. D आपका ये है. यार इसको मैं ना थोड़ा सा इस तरफ लिख लेता हूँ. सही है. और ये यहाँ से हटा देते हैं और ये यहाँ लिख देते हैं. ठीक है. ये जो D है आपका, ये अल्काइल हैलाइड है और इस अल्काइल हैलाइड में सिर्फ एक ब्रोमीन एटम है. तो मैंने मास स्पेक्ट्रोमीटर में आपको पढ़ाया था कि इफ यू हैव वन ब्रोमीन एटम, रेशियो इज गोइंग टू बी 1:1, राइट. तो आपके पास हम कहेंगे कि आपके पास जो CH3 CHBr वाला कंपाउंड है, this compound has only so this compound has only one bromine. So ratio between molecular ion peak and M+2 peak is going to be 1:1 ratio. That is 50% bromine 79 वाला होगा and 50% bromine 81 वाला होगा. ओके. और क्योंकि दोनों का रेशो क्या है 1:1 का, तो अगर मॉलिक्यूल 79 वाला है 3.4, तो ये भी कितना होगा 3.4. तो आप यहाँ लिख दीजिए hence it's M+2 relative abundance is also 3.4. ओके. तो भाई आप इसको इस तरह से भी तो दिखा सकते हो थोड़ा समझदारी से कि ये है CH3 CHBr, ये Br79 है, CH2 and then CH3, और ये है आपके पास CH3, ये है CH, ये है Br, ये है 81, राइट. तो ये हो जाएगा आपका 1:1 का रेशो. ये भी 50%, ये भी 50%. ये आपका मॉलिक्यूलर आयन पीक, क्योंकि लोअर आइसोटोप से डिटरमिन किया होगा मास, और इस मॉलिक्यूलर मास में 2 यूनिट्स की एडिशन की वजह से ये M+2 पीक.
तो अगर ये 3.4% है, या 3.4 थी अबंडेंस इसकी, तो ऑब्वियसली 1:1 के रेशियो की वजह से इसकी भी पी अबंडेंस क्या होगी, 3.4, राइट? याद आ गया होगा आपको। Now that, oh, that's the end of the question paper. I hope this makes sense to you. Thank you very much.